बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज इज फाउंड इन, और आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंड अमाइलोज। ठीक है, तो ध्यान देना इन सारे का हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो आप देखना माल्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज का C1 एंड अल्फा ग्लूकोज का C4 आपस में लिंक होता है अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज का लिंकेज होता है कार्बन नंबर 1 एंड 2 के बीच में। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमको तो वही चाहिए था ना कि C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रुक्टोज किस में लिंक होता है, C2 और C1। तो ध्यान देंगे जो सुक्रोज है इस फिगर में आपका ग्लूकोज का 1 पॉइंट और बीटा फ्रुक्टोज का 2 पॉइंट आपस में कनेक्ट होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा ये होगा सुक्रोज, यानी ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में पूछा है इज गिवन बिलो जो चार ऑप्शन है उसमें से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान देना जब भी हम बात करते हैं हम लोग रिड्यूसिंग शुगर का और आपको फिगर देके पहचानना होगा, तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, आपको ढूंढना है हेमी लिंक को, हेमी एसिटल लिंक, यानी आपको देखना है कि आपके फिगर में इस तरह का कोई लिंक है क्या जिसमें सेम कार्बन पे OH जुड़ा हो और सेम कार्बन से OR जुड़ा हो। अगर ऐसा कार्बन कोई भी दिखे आपको सिस्टम में जहां पे सेम कार्बन पे OH हो और सेम कार्बन से OR, यानी OH और O के साथ कार्बन का लिंक हो, ऐसा ऐसा कुछ आपको ढूंढना है। तो अगर जिस फिगर में आपको दिखेगा वो रिड्यूसिंग शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये आप ध्यान देना। तो ध्यान देंगे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में इस कार्बन पे क्या है, OH है और यहाँ पे देखना यहाँ पे O जुड़ा हुआ है और O के बाद कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन ए में क्या है आपका, मुझे ऐसा लिंक दिख रहा है इस तरीके का, यानी ऑप्शन ए जो है रिड्यूसिंग शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो। ठीक, बाकी जगह हम देखेंगे जैसे ऑप्शन बी में आपको कोई भी ऐसा कार्बन नहीं दिख रहा है जहाँ पे OH और OR हो, जैसे इसमें नहीं है। इस फिगर में भी ऐसा कोई मुझे कार्बन नहीं दिख रहा है जहाँ पे OH और O के साथ C जुड़ा हो, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ वाले कार्बन में मुझे नहीं दिख रहा है। चेक, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों इस तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एनिमल स्टार्च का दूसरा नाम क्या होता है। तो ध्यान देना यहाँ पे ऑप्शन है अमाइलोज, माल्टोज, ग्लाइकोजन, अमाइलोपेक्टिन। तो ध्यान देना एक क्वेश्चन सिंपली आपके एनसीईआरटी का लाइन से लिया हुआ है। तो एनिमल स्टार्च का अदर नाम होता है ग्लाइकोजन। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ग्लाइकोजन इस तरह का कुछ होता है, हाईली ब्रांच पॉलीमर जैसा होता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा हम लोग ने अमाइलोज, माल्टोज इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, बट आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ग्लाइकोजन। ठीक है बच्चों लोग, तो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि एक शुगर X है जो स्लोली डिहाइड्रेट कर रहा है अंडर एसिडिक कंडीशन टू गिव फुरफुरल which on further reaction with resorcinol give a color product after some time। तो आपको X पहचानना है। तो ध्यान देना ये बेसिकली एक टेस्टिंग रिएक्शन है। इस टेस्टिंग का नाम है सेली वैन ऑफ। इस टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली अल्डोज और कीटोज एंड कीटोज में डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है। तो इसमें ध्यान देना इसमें जो अल्डोज फॉर्म होता है वो स्लोली अपना रिएक्शन करता है, और जब इसको रिएक्शन करोगे रिसोर्सिनल के साथ तो पिंक कलर फॉर्म करता है आफ्टर सम टाइम, और कीटोज जो है वो रिएक्शन को फास्ट करता है और डार्क रेड कलर फॉर्म करता है आफ्टर ट्रीटमेंट विथ रिसोर्सिनोल। तो अगर इस इंफॉर्मेशन को हम देखें, ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में बोला कि स्लोली रिएक्ट करता है, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो अल्डोज होगा। ठीक है, अब अल्डोज में आपके पास जो है आपका जो बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ बन रहा है फुरफुरल, और फुरफुरल क्या होता है बच्चों लोग, फुरफुरल ऐसा कुछ होगा। यानी इसमें क्या है, आपका 5 मेंबर है, कहीं ना कहीं 5 कार्बन है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, अल्डो पेंटोज हो जाएगा। ठीक है, इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा अल्डो पेंटोज। तो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बच्चों। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके पास लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, दोनों को मैच करना आपस में। तो बेसिकली ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट बेसिकली लिया हुआ है ग्लूकोज के रिएक्शन से। तो यहाँ पे पहला बोला गया ग्लूकोज और एचआई के रिएक्शन से क्या बनता है, तो ध्यान देना ग्लूकोज और एचआई का हम लोग देखेंगे बच्चों लोग। तो ग्लूकोज को जब हम एचआई से रिएक्ट करते हैं तो एचआई क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, सारे कार्बन का जो भी ग्रुप है उसको रिप्लेस कर देता है करस्पॉन्डिंग अल्केन में। यानी हर जगह हम लोग को ओ हटा के एच लगा देना है, वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, सबको अल्केन में कन्वर्ट कर देना है, ये बन जाएगा आपका हेक्सेन फॉर्म कर जाएगा। ठीक, Br2 वाटर से क्या होता है बच्चों लोग, तो Br2 वाटर क्या करता है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये टॉप वाले जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो इसमें क्या करता है बच्चों, बेसिकली ऊपर वाले अल्डिहाइड को भेजता है करस्पॉन्डिंग एसिड में, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं करेगा, बस टॉप वाले अल्डिहाइड को भेजेगा एसिड में, और इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। यानी Br2 वाटर से बनता है ग्लूकोनिक एसिड। तो अगर हम देखते हैं मैच में, तो HI मैच करेगा आपके 4 के साथ, यानी A का 4 से मैच होगा और B का मैच होगा 1 के साथ। तो A का 4 B का 1 देखोगे तो एक ही जगह दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होने वाला है, हम लोग देख लिए। बाकी मैचों को भी और हम चेक कर लेते हैं बस। ठीक है, हम लोग आंसर तो हम पहुंच चुके हैं कि अपना ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। तो अगर आपको बेसिक एनसीईआरटी पे जो ग्लूकोज का रिएक्शन दिया हुआ अगर आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत इजी आपसे बनने वाला है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, ग्लूकोज प्लस नाइट्रिक एसिड। आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब हम ग्लूकोज को ट्रीट करते हैं नाइट्रिक एसिड से, तो क्या होता है, टॉप में जो अल्डिहाइड पोजीशन है और बॉटम का जो CH2H है, दोनों कन्वर्ट होता है COH में। इसको बोलते हैं हम लोग सैक्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक, और अगर हम ग्लूकोज को ट्रीट करते हैं एसिटिक एनहाइड्रेट से, Ac2O से, तो होता क्या है, जहां भी OH होगा ना, जहां भी OH होगा उसमें से H को हटा के, इस H को रिप्लेस करके उसको उसमें ऐड कर देते हैं हम लोग, COCH3 ग्रुप ऐड कर देते हैं, यानी स्टाइल ग्रुप को ऐड कर दिया जाता है। तो आपके पास पता है ग्लूकोज में कितना OH ग्रुप होता है, तो 1 2 3 4 5, तो पांचों OH का H निकाल कर उसमें COCH3 को जोड़ेंगे, यानी ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट फॉर्म करता है। तो ये चीज़ यहाँ समझाया हुआ है कि जहाँ जहाँ OH है सबको हटा के उसमें CH3 ग्रुप को ऐड कर दिया गया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, इसका मतलब C जो होगा, C में आपका बनेगा ग्लूकोज का पेंटासेट फॉर्म बन जाएगा, यानी C 2 से मैच करेगा, और D ग्लूकोज प्लस नाइट्रिक एसिड मैच करता है किससे, सैक्रिक एसिड से, यानी D होगा 3 से। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने एक साइक्लिक हेमिस्ट्रल X लिखा हुआ है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका करेक्ट पायरानोज स्ट्रक्चर क्या होगा। इसमें आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ध्यान सुनना। आप ऑक्सीजन के साथ जो यहाँ कार्बन टॉप में लिंक है उसको 1 मानोगे, फिर ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। ठीक है, ऑक्सीजन को अगर इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे आपका टोटल जो मेंबर होगा रिंग का वो कितना होगा, 6 मेंबर रिंग बनेगा। ठीक, तो आप क्या करोगे, इस तरह का 6 मेंबर रिंग को ड्रॉ कर देना पहले, बात समझ में आया। और 6 मेंबर रिंग को ड्रॉ करने के बाद इसको थोड़ा बेटर तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ और इसको दोबारा हम ड्रॉ कर लेते हैं रिंग के इन पॉइंट्स को, तो और अच्छा दिखेगा। चेक, अब इसमें जो ऑक्सीजन का पॉइंट है यहाँ पे आपको कर देना ऑक्सीजन, और आपका नंबरिंग 1 से स्टार्ट यहाँ होगा, यानी ये पॉइंट आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चों लोग, ये हो जाएगा .1, ये हो जाएगा .2, .3,
4 एंड 0.5 5 पॉइंट पे जो CH2OH लिंक है उसको आप टॉप पे दिखा दो। बात समझ में आया? अब ध्यान देंगे, अब जो आपका जो स्ट्रक्चर में जो भी बॉन्ड राइट साइड में है, ये देखो ये बॉन्ड सब राइट साइड में है, तो राइट साइड का बॉन्ड सब आपका होगा नीचे की तरफ और लेफ्ट का बॉन्ड होगा ऊपर की तरफ। लेफ्ट साइड का बॉन्ड है लेफ्ट एंड राइट, राइट का सारा बॉन्ड क्या होगा नीचे के साइड में नीचे की तरफ, यानी कार्बन 1 पॉइंट पे राइट में H है लेफ्ट में OH है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 1 पॉइंट पे राइट का H को नीचे दिखाओगे और लेफ्ट का OH को ऊपर दिखाओगे। ठीक है, 2 पॉइंट में क्या होगा, राइट में H होगा, लेफ्ट में क्या होगा OH होगा। 3 पॉइंट पे क्या होगा, राइट में OH है तो OH नीचे होगा और लेफ्ट में H है तो उसको ऊपर कर देंगे। 4 पॉइंट पे क्या होगा, चलो 4 पॉइंट पे राइट में H है लेफ्ट में OH है, ऐसे दिखा देंगे। और 5th पॉइंट का CH2OH को टॉप पे दिखाना और H को नीचे दिखा देना है, तो ये हो जाएगा इसका पार्नोज स्ट्रक्चर। अब देखोगे आप ऑप्शन को मैच करो अपने हिसाब से, तो फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट का OH टॉप पे है, तो फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट का OH टॉप पे कहाँ कहाँ दिख रहा है आप लोग को, तो ऑप्शन बी में और डी में ऐसा मुझे दिख रहा है। अब बाकी देते हैं, थर्ड पॉइंट का OH नीचे होना चाहिए, ठीक है, और 4th पॉइंट का OH कहाँ चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो करेक्ट फॉर्म जो होगा ये होगा ऑप्शन डी, यानी हमारे स्ट्रक्चर से डी मैच करेगा। इस तरीके से आप हेमिस्टल फॉर्म को, यानी साइक्लिक हेमिस्टल फॉर्म है उसको आप करेक्ट उसके पार्नर स्ट्रक्चर में आप दिखा सकते हो। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में प्रोटोज में कुछ रिएजेंट से अटैक करवाया गया है और करस्पॉन्डिंग कंपाउंड बना के बोला कि आपको ए और बी को पहचानना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या जानना चाहिए हम लोग को, प्रोटोज का फिगर कैसा होता है। तो ध्यान देना, प्रोटोज में 6 कार्बन का चेन होगा, ऊपर वाले टॉप में क्या होगा CH2OH होगा, सेकेंड पोजीशन में कीटोन ग्रुप होगा, फिर यहाँ पे बॉटम में उस कार्बन में क्या होगा CH2OH होगा, और सारे जगह फिर क्या होगा HOH लगा रहेगा। चेक। अब आप ट्रीट करते हो HCN से, तो HCN कहाँ पर अटैक करेगा, तो HCN में जो होगा H+CN में टूटेगा और CN का अटैक होता है इस पॉइंट पे। इसको देखेंगे तो एक ऐसा बनेगा, तो CH2OH टॉप को तो रहेगा, जहाँ पे कीटोन सिस्टम है वहाँ पे आपका CN जुड़ेगा और यहाँ पे OH बनेगा उस पॉइंट पे। बाकी जगह पे तो HOH जो लगा हुआ था उसमें कोई चेंजेस नहीं है, उसको बने रहने दो। अब इसका हार्डलिसिस करो तो क्या होगा, जो CN ग्रुप है आपको पता है कि साइनाइड का हार्डलिसिस से क्या होता है, एक कन्वर्ट होता है खुद को पता है COOH में। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा इस सिस्टम में जो CN ग्रुप दिख रहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ध्यान देना फ्रूटोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये क्या होता है C6H12O6 होता है। एशियन में अल्टीमेटली क्या होगा, एशियन का एडिशन से हो क्या यार बच्चों लोग, आपके पास कार्बन एक्स्ट्रा बन रहा है और कार्बन एक्स्ट्रा बनने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जुड़ रहा है और 2 हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ ऐड हुआ है, यानी अल्टीमेटली आपका जो A बनेगा उसमें C7 हो चुका होगा। आपके पास 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो पहले O6 था तो क्या होगा O हो जाएगा 8 हो जाएगा, और हाइड्रोजन भी 2 एक्स्ट्रा जुड़ रहा है मतलब H क्या हो जाएगा, तो C6H12 था तो H क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो C7H14O8। ठीक, तो ये आपका A होगा। अगर बात करते हैं NaBH4 क्या करेगा, तो NaBH4 क्या करता है चलो, जो कीटोन ग्रुप मुझे दिख रहा है इस कीटोन को चेंज करेगा अल्कोहल में, यानी पहले इस सिस्टम को ऐसा कुछ बनाएगा। बाकी फिगर में कोई चेंज नहीं हुआ तो बाकी फिगर को मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे आपका OH बन जाएगा, यानी इसको रिड्यूस कर देगा कीटोन को। बाकी फिगर में मैं बस इसको दिखा रहा हूँ, बाकी फिगर अनचेंज है। और फिर डालोगे HI, तो HI रेड फॉस्फोरस क्या करता है बच्चों लोग,
तो जितना भी जगह जो भी ग्रुप है सबको भेज देगा करस्पॉन्डिंग अल्केन में। यहाँ पे आपके पास 6 कार्बन का चेन था, तो सारे जगह का जो OH है उसको चेंज कर देगा, करस्पॉन्डिंग हटा के H लगा देगा। यानी आपको बेसिकली 6 कार्बन का एक सिंपल अल्केन आपको मिल चुका होगा। इसका जो फॉर्मूला होगा C6 होगा, और क्या होगा चलो, ये होगा C6H14, तो BA होगा। अगर आप देखोगे तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ए का होगा C7H14O8 और बी का होगा C6NH14, यानी आपका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन बेसिकली आपके बायोमोलिक्यूल और ऑर्गेनिक के रिएजेंट का एप्लीकेशन था। इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो अमाइलेज होता क्या था, ध्यान देना, आपका जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च के अंदर 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। इसमें होता क्या है कि अमाइलोज एक लीनियर चेन की तरह होता है। तो आपके स्टार्च का 15 से 20% जो होता है वो अमाइलोज का पार्ट होता है, और अमाइलोपेक्टिन जो होता है अराउंड 80% के आसपास होता है, 80 to 85% होता है अमाइलोज पेक्टिन का। तो अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, ब्रांच होता है इसमें, और इसमें अमाइलोज में क्या होता है, लीनियर चेन होता है, और इस चेन में अराउंड 200 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बेसिकली 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से कनेक्टेड होते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर इस सेशन में जाएंगे तो अमाइलोज वाटर इनसॉल्युबल बोला हुआ है, तो ये गलत है, क्योंकि अमाइलोज क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होगा, तो यानी आपका सेशन क्या होगा, सेशन हो जाएगा इनकरेक्ट। रीजन बात करते हैं, तो अमाइलोज लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल विथ मोर देन 200 ग्लूकोज यूनिट, ये सही होगा। सेशन इनकरेक्ट होगा, रीजन सही होगा, तो आपका ऑप्शन क्या होगा बच्चों लोग, तो ऑप्शन डी जो होगा वो होगा करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक पॉलीसेकेराइड X है जिसको बॉयल कर रहे हैं हम डाइल्यूट H2SO4 से एट 393 केल्विन टेम्परेचर एंड 2 to 3 atm प्रेशर पे, तो इसमें वो आपको Y मिल रहा है, और Y का ट्रीटमेंट कर रहे हैं विद ब्रोमीन वाटर, तो गिव अ ग्लूकोनिक एसिड। ध्यान देना, कहीं ना कहीं हमको समझ में आ रहा है कि Y जो है Y होगा ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज को हम ट्रीट करते हैं ब्रोमीन वाटर से, तो मेरे को मिलता है ग्लूकोनिक एसिड। तो Y अगर ग्लूकोज होगा तो हमको पता करना X क्या होगा, और X पॉलीसेकेराइड है, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि किस पॉलीसेकेराइड को हीट करने पे मेरे को ग्लूकोज मिलता है। और ये भी बोला हुआ है कि X में जो कंटेन करेगा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ओनली होगा। तो ध्यान देना, आपको ग्लूकोज मिल सकता है स्टार्च से एंड सेलुलोज से, तो जो बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है वो सिर्फ होता है आपके सेलुलोज में, क्योंकि स्टार्च में क्या होता है, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। तो अगर आप देखोगे सेलुलोज का फिगर, तो इसमें ओनली बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दिखेगा आपको। तो इस क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ जो पॉलीसेकेराइड होगा वो होगा सेलुलोज, जिसको हम डालेंगे यानी हीट करेंगे और हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमको मिल जाएगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से ब्रोमीन वाटर से मिल जाएगा मेरे को ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन में अगर ऐसा बोलता है कि पॉलीसेकेराइड्स के अंदर अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, उस केस में आपका आंसर हो जाता स्टार्च। तो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है, इंफॉर्मेशन दिया हो कि एक एल आइसोमर ऑफ कंपाउंड C4H8O4 गिव अ पॉजिटिव टेस्ट विथ AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। तो बेसिकली क्या होगा, टॉलिन टेस्ट दे रहा है, तो टॉलिन टेस्ट का रिएजेंट है तो टॉलिन टेस्ट देगा। और ध्यान देंगे एल आइसोमर का मतलब क्या होता है, तो अगर ध्यान देना, जब भी आप शुगर मॉलिक्यूल या फिर कार्बोहाइड्रेट का हम बात करते हैं तो उसमें एल आइसोमर का मतलब ये होता है कि जो बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर होगा, अगर इसको मान लेते हैं बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर है, तो इसमें OH जो होना चाहिए वो लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो अगर OH लेफ्ट साइड होगा बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर में, तो उसको हम एल आइसोमर बोलते हैं। और अगर बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर में OH अगर राइट साइड होगा तो उसको हम D बोलते हैं। तो ये DL नोमेनक्लेचर है बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर के बेसिस पे। तो चूंकि आपका एल आइसोमर है, तो आप देखोगे ABCD ऑप्शन में बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर को मैं मार्क कर रहा हूं, तो इसका बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर होगा A का। बी ऑप्शन का बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर इसको बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे दोनों में OH लेफ्ट साइड है तो दोनों L कॉन्फिगरेशन होगा। और ध्यान देंगे C और D में क्या है, आपका बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर का जो OH है
वो राइट साइड है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम डी यूज करने वाले हैं। तो अगर हमको कंपाउंड ए को पहचानना है तो मेरे लिए ऑप्शन जो होगा ए और बी होगा जो हमारे लिए सही हो सकता है। तो मेरा फोकस सी और डी पे नहीं होने वाला है। अगला पॉइंट बोला है कि ट्रीटमेंट ऑफ ए विथ एसिटिक एनहाइड्रेट इल ट्राइसिट्रेट फॉर्म। तो ध्यान देना, जब भी एसिटिक एनहाइड्रेट से हम ट्रीट करते हैं तो जो भी अल्कोहलिक ग्रुप होता है उसमें H हटा के हम क्या ऐड करते हैं बच्चों लोग, उसमें H हटा के हम COCH3 को ऐड कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे ट्राइस्टेट फॉर्म कर रहा है इसका मतलब आपके पास 3 OH ग्रुप होगा। तो ध्यान देना, ऑप्शन ए और बी दोनों में 3 OH ग्रुप है जिसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, अब बोला गया है कंपाउंड ए प्रोड्यूस एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बी एंड एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड सी ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर एंड HNO3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ध्यान देंगे अगर हम ब्रोमीन वाटर का बात करते हैं तो अगर हमारा फोकस कंपाउंड ए है, ठीक है, हमारा फोकस क्या बच्चों लोग कंपाउंड ए है, तो ध्यान देना कंपाउंड जो ए ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें अगर हम डालेंगे Br2 वाटर, तो Br2 वाटर में होता क्या है कि टॉप मोस्ट जो अल्डिहाइडिक पोजीशन है वो कन्वर्ट होता है एसिड में और बॉटम वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देख ध्यान देना, यहाँ जो मेरा कंपाउंड बनने वाला है इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होगा, यानी ये क्या होगा, ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। और इसी को हम ट्रीट करेंगे अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ। तो नाइट्रिक एसिड करता क्या है कि टॉप का जो अल्डिहाइड पोजीशन है और बॉटम का जो अल्कोहल है दोनों को भेज देगा एसिड में। तो उस केस में क्या होगा, आपके फिगर में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा आपको। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि आपका जो कंपाउंड होगा ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर ए ऑप्शन वाले कंपाउंड को हम ट्रीट करते हैं Br2 वाटर से तो उस केस में जो प्रोड्यूस होगा उसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या कोई भी सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट है, यानी कंपाउंड क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और उसको ट्रीट करते हो अगर आप नाइट्रिक एसिड से तो टॉप पॉइंट का जो अल्डिहाइड है और बॉटम पॉइंट का जो CH2OH है दोनों कन्वर्ट हो जाएगा COH में और ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि माल्टोज हैज ए 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट लिंक एट C1 एंड C4 एंड इज रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, तो सबसे पहले चलता है बच्चों लोग माल्टोज का फिगर कैसा होता है। तो माल्टोज का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रख दिया है। तो ध्यान देना, माल्टोज में होता क्या है कि अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज पॉइंट नंबर 1 और 4 पे आपस में लिंक होता है थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यानी आपका स्टेटमेंट 1 जो है 1 का जो एक पहला लाइन है एक करेक्ट लाइन है। अगला पॉइंट बोला गया स्टेटमेंट 1 में कि रिड्यूसिंग हुआ कि नहीं हुआ। तो ध्यान देना, जब भी हम लोग स्ट्रक्चर को चेक करते हैं तो आप चेक करना एक बार कार्बोहाइड्रेट्स में अगर उसमें इस तरह का लिंकेज होगा, यानी इसको बोलते हैं हम लोग हेमीस्टर लिंक। हेमीस्टर लिंक अगर आपको दिख रहा है मतलब किसी भी कार्बन पे अगर OH हो और साथ में उसमें एक O और कार्बन जैसा कुछ लिंक दिखे आपको, इस तरह का लिंक, यानी OH और उसी कार्बन पे OC ऐसा कुछ लिंक दिखे तो बोलते हैं कि इसमें हेमिस्टर लिंक होगा और ये लिंक सिस्टम को रिड्यूसिंग बनाता है, यानी ये टॉलेंट टेस्ट या फेलिंग टेस्ट आपको देगा। तो ध्यान देना माल्टोज में अब देखोगे तो माल्टोज में आपका ध्यान देना आपका जो इस का रिंग का जो C1 पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पे देखना O के साथ कार्बन जुड़ा हुआ, मतलब यहाँ पे हेमिस्टर लिंक दिख रहा है मुझे, यानी ये रिड्यूसिंग होगा। ठीक, इसका मतलब आपका स्टेटमेंट 1 जो है फुल्ली करेक्ट है। इसमें मैं और ऐड करना चाहता हूँ, आपको ध्यान देना जितना ही मोनोसैकेराइड्स है सारा रिड्यूसिंग होता है पता है, और जितना भी डाइसैकेराइड्स होता है वो सारा का सारा रिड्यूसिंग होता है। उसमें एक्सेप्शन बस 2 ही है, एक है सुक्रोज है एक है ट्रीहैलोज। तो डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज एंड ट्रीहैलोज ये 2 डाइसैकेराइड होता है जो रिड्यूसिंग नहीं होता, बाकी सारा डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग होगा। और जितना ही पॉलीसैकेराइड्स होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया स्टार्च हो गया ऑल आर नॉन रिड्यूसिंग। तो सिंपल है, जब भी रिड्यूसिंग और नॉन से बात बोले तो आपका जितना ही मोनोसैकेराइड है सारा रिड्यूसिंग होगा, जितना भी डाइसैकेराइड है रिड्यूसिंग होगा एक्सेप्ट सुक्रोज एंड ट्रीहैलोज
और जितना ही पॉलीसैकेराइड्स होता है जस्ट लाइक स्टार्च, सेलुलोज, ये सब का सब क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट 1 क्या बच्चों लोग, A1 क्या होगा, करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि माल्टोज है 2 मोनोसैकेराइड्स अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली माल्टोज में क्या है बच्चों लोग, दोनों साइड अल्फा डी ग्लूकोज ही तो है, और लिंकेज कहाँ 1 and 4 पे है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ 1 and 6 पे, जो कि गलत है। प्लस नॉन रिड्यूसिंग बोल रहा है, ये भी क्या है, गलत है, यानी आपका स्टेटमेंट 2 फुल्ली इनकरेक्ट है। इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं मैं बोल सकता हूँ कि कोई करेक्ट है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन जो करेक्ट होने वाला है ये होगा सी, यानी आपका स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉल्स है। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके पास एक शुगर मॉलिक्यूल X दिया हुआ है, जिसको हम बॉयल करते हैं डाइल्यूट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन। तो 2 आइसोमर A और B बनता है, जिसमें A का ऑक्सीडेशन करेंगे विथ नाइट्रिक एसिड तो प्रोड्यूस होता है सैक्रिक एसिड, और B के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हो कि B इज लेबोरेटरी। तो आपको बोला गया है कंपाउंड X को पहचानना है। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में अगर हम इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक हिंट मिलेगा आपको, A का ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होना सैक्रिक एसिड। तो कहीं ना कहीं हमको हिंट मिल रहा है कि A ग्लूकोज हो सकता है, ठीक है, और B जो है ग्लूकोज का आइसोमर है, तो ग्लूकोज का आइसोमर फ्रुक्टोज पॉसिबल है। तो B के बारे में हम बात कर सकते हैं कि B फ्रुक्टोज हो सकता है, और फ्रुक्टोज जो होता है वो लिबोरोटेटरी होता है, और ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलता है किसका हाइड्रोलाइसिस से है, तो अगर हम सुक्रोज को ब्रेक करेंगे तो मेरे को ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलता है। तो इन सारे आइडिया को क्लब करके हम देखें तो ध्यान देना, आपके पास सुक्रोज मॉलिक्यूल होगा, उसको हाइड्रोलाइज करने से क्या मिलेगा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलेगा। अब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है सैक्रिक एसिड, तो यानी ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है अपने पास। अब ध्यान देंगे तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से मिल गया सैक्रिक एसिड, प्लस जो फ्रुक्टोज जो है वो होता है लिबोरोटेटरी, ठीक है। तो ये हमारे सारे कंडीशन से मैच करेगा, यानी जो आपका शुगर का मॉलिक्यूल X होगा जो कि अननोन है वो होगा सुक्रोज। तो आपका ऑप्शन जो बी होगा, आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब भी हम प्रोटीन का डीनेचुरेशन करते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है रिमेन इंटैक्ट रहता है। तो ध्यान देना, जब भी हम डीनेचुरेशन करते हैं प्रोटीन का तो उसका सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, बट उसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है, यानी जो अमाइड लिंकेज किस तरीके से किया गया है या जिस सीक्वेंस में आपके पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है वो रिमेन इंटैक्ट रहता है, यानी उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो रिमेन इंटैक्ट रहेगा। ठीक है बच्चों लोग, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, एनसीईआरटी बेस्ड था, ऐसा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसका स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है। ध्यान देना, इसको बेटर तरीके से आप समझ सकते हो अगर इसके फिगर को देखो। तो जो अल्फा हेलिकल शेप होता है, तो आपको पता है प्रोटीन में क्या होता है, अमाइड लिंकेज होता है। तो प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होता है, अमाइड लिंकेज होगा, तो N से H जुड़ा होता है और CO रहता है। तो इस चेन में एक कार्बन का जो O है तो दूसरे नाइट्रोजन के H से क्या हुआ, H बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे बहुत सा H बॉन्ड जो होता है इस हेलिकल शेप को क्या करता है, स्टेबल रखता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा H बॉन्ड इंटरेक्शन, जो हेलिक्स को स्टेबल रखेगा। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन पूछा आपसे कि कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है रिमेन अनअफेक्टेड होगा बाय हीटिंग। तो हीटिंग का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे कर रहे हैं डीनेचुरेशन प्रोसेस। तो जब भी हम प्रोटीन का डीनेचुरेशन करते हैं उसमें उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है इंटैक्ट रहता है, यानी इसका मतलब होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चलो सी होगा। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक लीनियर टेट्रापेप्टाइड है जो अलग अलग अमीनो एसिड से बना हुआ है, ठीक है। तो ध्यान देंगे टेट्रापेप्टाइड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 4 अमीनो एसिड, 4 अमीनो एसिड्स इसमें होगा। चूंकि अमीनो एसिड डिफरेंट है तो यहाँ पे आपके पास 4 डिफरेंट अमीनो एसिड होने वाला है, ठीक है, 4 डिफरेंट अमीनो एसिड होने वाला है। प्लस
जितना अमीनो एसिड होता है उससे एक कम होता है आपका पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो 4 अमीनो एसिड अगर एक पेप्टाइड लिंक क्रिएट करेगा उसको बोलते हैं टेट्रापेप्टाइड, और उसमें पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर कितना होगा, तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा एक कम। पेप्टाइड बॉन्ड होता है तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितना होगा, तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड -1 -1, यानी ये इसमें हो जाएगा 4 - 1 यानी 3 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का डिमांड क्या बच्चे लोग, आपको निकालना था नंबर ऑफ अमीनो एसिड, जो हम बता चुके हैं कितना होगा बच्चे लोग इस क्वेश्चन में होगा 4, और माइनस नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड जो कि होगा 3, तो 4 - 3 कितना होगा चलो, तो होगा आंसर इसका 1। तो बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया था, और इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ आप बने रहेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग यहाँ पे एक कोड वर्ड लिखा हुआ है और बोला है कि इसमें कितना पेप्टाइड लिंकेज है। तो ध्यान ना, इस कोड वर्ड को हम अगर एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना अमीनो एसिड लिंक है, तो ध्यान ना ये रिप्रेजेंट करेगा अलानाइन को, ये रिप्रेजेंट करेगा ग्लाइसिन को, यहाँ रिप्रेजेंट करेगा ल्यूसीन को, और फिर से ये होगा अलानाइन, और ये होगा लास्ट में होगा वैलिन। तो टोटल आपके पास 5 अमीनो एसिड है जो इसमें जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि 5 अमीनो एसिड जुड़ा होगा तो उसमें कितना पेप्टाइड लिंकेज क्रिएट होगा, तो जितना अमीनो एसिड होता है उससे पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर एक कम होता है, तो इसमें पेप्टाइड लिंकेज का नंबर जो होगा बच्चों लोग ये होगा 4। जितना अमीनो एसिड होगा उससे एक कम बनता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, इसका आंसर होगा बच्चों लोग 4। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आपके पास 4 कंपाउंड्स लिखा हुआ है और इसमें बोला है कि कौन कौन सा बायोरेट टेस्ट देगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, जो बायोरेट टेस्ट होता है वो बेसिकली वही देता है जिसके पास पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज होगा वही, वहीं पे मिलेगा मेरे को बायोरेट टेस्ट। तो सिंगल अमीनो एसिड कभी भी नहीं देगा, यानी ग्लाइसिन नहीं देगा, बायोरेट नहीं देगा। तो ट्राइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड का मतलब इसमें 3 अमीनो एसिड है और 2 पेप्टाइड लिंकेज है, तो चूंकि पेप्टाइड लिंकेज है तो टेस्ट को देगा। और ग्लाइसिन और अलानाइन से मिलके बना हुआ है आपके पास डाइपेप्टाइड, ठीक है, तो ये टेस्ट को ये भी देगा। तो ये दोनों जो है टेस्ट को देगा, तो इसका आंसर जो होगा बच्चों ये होगा 2। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है बट आप एक्सक्रीशन में जल्दी पास नहीं हो पाता है। तो ध्यान देना, इसका ऑप्शन होगा डी, विटामिन B12। तो ध्यान देना, विटामिन जो B12 है वाटर सोल्यूबल होता है बट एक्सक्रीशन में इजीली पास नहीं होता। इसका रीजन है कि आपके लिवर में स्टोर होता है, और आपका लिवर B12 को स्टोर करता है और जब भी आपके बॉडी को नीड होता है उसको सप्लाई करता है। ठीक है बच्चों लोग, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, और इस तरह के फैक्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन से पूछ रहा है कि DNA RNA में कौन सा शुगर मौजूद होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, DNA में मौजूद होता है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, ये होता है आपका DNA का पार्ट होता है, और RNA में होता है बीटा D राइबोज। तो दोनों को अगर तुम देखोगे इसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है इस पॉइंट पे, इस 2 पॉइंट पे जो OH है, यहाँ पे जो O है ये आपके DNA यानी वाले शुगर में यानी बीटा D डीऑक्सीराइबोज में नहीं होता है, बाकी सारा चीज़ सिमिलर होता है। ठीक है, तो और अब देखोगे तो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो DNA में क्या होता है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज होता है, और RNA में क्या होता है बीटा D राइबोज होता है। ऑप्शन डी क्या होगा आपके लिए करेक्ट होगा। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे से जुड़े रहे। मिलते हैं लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपसे जो क्वेश्चन दिया उसमें आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड फॉर्म फ्रॉम अ बेस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन RNA। तो RNA में कौन सा बेस है जो से प्रेजेंट होता है, इसका नाम है यूरासिल।
अब ध्यान देंगे, आपके सामने मैंने एक फिगर दिखा रहा हूं जो कॉमन न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड बनता किससे बच्चों लोग, इसमें इस न्यूक्लियोटाइड के फिगर में एक शुगर मॉलिक्यूल होगा जिसके 5 पॉइंट पे फॉस्फेट लिंकेज है और 1 पॉइंट पे बेस अटैच है। तो ध्यान देंगे ये बेस कौन सा है, बेस है यूरासिल। अब मुझे इसमें ऑक्सीजन का नंबर काउंट करना है, तो बेस के अंदर 2 ऑक्सीजन है, उसके बाद है ना शुगर में देखना, तो शुगर वाले पार्ट में 1 2 3, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, और जो फॉस्फेट लिंकेज उसमें कितना ऑक्सीजन है, तो 1 2 3 4। तो इन सारे O को अब ऐड करोगे तो 4 होगा फॉस्फेट, यहाँ इस पॉइंट से आएगा 4 ऑक्सीजन, इस पॉइंट से आपके पास आएगा बच्चों लोग 3 ऑक्सीजन, और यहाँ से 2 ऑक्सीजन। तो क्या होगा, टोटल ऑक्सीजन का नंबर कितना हो जाएगा, 9। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग, तो इसका आंसर होगा 9। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।